बच्चों आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं क्लास 12th का वेक्टर अलजेब्रा का नेक्स्ट लेक्चर। एक लेक्चर पहले ले चुका हूं जिसके अंदर की काफी बेसिक चीजें एडिशन वगैरह ऑफ टू वेक्टर, ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन वगैरह वेक्टर्स का बता चुका हूं। आज इसकी कुछ इंपॉर्टेंट डेफिनेशंस वगैरह रहेंगी, साथ ही यूनिट वेक्टर को आज इंट्रोड्यूस करवाया जाएगा। बहुत ही ज्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट होता है यूनिट वेक्टर आपके क्लास 12 स्टैंडर्ड के अंदर मैथमेटिक्स के लिए। इसके साथ ही जो बच्चे जेई मेंस देने जा रहे हैं उनके लिए भी बहुत ज्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट ये है होगा। आज का लेक्चर साफ कहना है बच्चों से स्किप करने से बचना। बहुत ज्यादा काम की चीजें इसके अंदर बताई जाने वाली हैं। बिल्कुल बेसिक बेसिक चीज ही एक स्टैंडर्ड की तरफ बढ़ती चली जाएंगी। जिन्होंने इस चैनल को सब्सक्राइब कर लिया है बहुत अच्छी बात है। जिन्होंने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है उनसे रिक्वेस्ट है सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि आपको नेक्स्ट लेक्चर का नोटिफिकेशन मिल जाएगा। साथ ही अपने साथी बच्चों के लोग बच्चों से बता दो, अपने साथी फ्रेंड्स है कि वे इसको सब्सक्राइब कर लें। बिना ज्यादा टाइम बर्बाद करें अपनी मेन चीज पर आते हैं, सम बेसिक डेफिनेशंस। इसके अंदर जो कुछ टर्म्स यूज होने वाली हैं जिनके बारे में बच्चों को आइडिया ही नहीं होता ये होते क्या, वो रफली तौर पर उनका नाम सुना हुआ होता है, बट जैसे उनसे उसके अंदर कोई क्वेश्चनिंग कर लो जरा सी, तभी उनके कानों से धुआं निकलना शुरू हो जाता है कि हमें तो पता ही नहीं है इसके बारे में कि ये कैसे आती है, क्या आती है। अब सबसे पहला लाइक एंड अनलाइक वेक्टर्स। तो देखो लाइक या अनलाइक वेक्टर्स होते क्या हैं, यहां पे क्लियर कट मेंशन कर रखा है। जो हमारे लाइक वेक्टर्स होते हैं उनकी डायरेक्शंस सेम होती हैं, बट क्या चीज उनकी सेम नहीं होती है, वह है उनका मैग्नीट्यूड। मैग्नीट्यूड सेम हो कोई नेसेसरी नहीं है, सेम भी हो सकता है डिफरेंट भी हो सकता है। ऐसे वेक्टर्स को हम लाइक वेक्टर्स बोलते हैं, जो कि यहां पे लिख भी दिया कि लाइक वेक्टर्स आर वेक्टर्स दैट हैव द सेम डायरेक्शंस irrespective their magnitudes। magnitudes पे there is no boundation। क्लियर। जबकि अनलाइक वेक्टर्स जो होते हैं उनके ऊपर होता है डिफरेंट डायरेक्शंस, मतलब सेम नहीं होनी चाहिए, बस इतनी कंडीशन है। irrespective their magnitudes, मैग्नीट्यूड्स पे कोई बात नहीं हो रही। अब देखो समझाता हूं ढंग से इस चीज को। जैसे कि एक वेक्टर ये है कोई भी, और एक दूसरा वेक्टर ये है, छोटा सा वेक्टर है दूसरा एज कंपेयर टू फर्स्ट वेक्टर। मान लो ये वेक्टर ए था और ये वेक्टर बी है। क्योंकि दोनों की डायरेक्शन सेम है तो इसलिए इनको हम लाइक वेक्टर्स कहेंगे, जबकि मैग्नीट्यूड बी का छोटा है ए के कंपेरेटिवली। अब मेरा इसके अंदर एक क्रॉस क्वेश्चनिंग है, आप कमेंट्स में आंसर करना। क्या लाइक वेक्टर्स इक्वल वेक्टर्स हो सकते हैं या नहीं, पहला क्वेश्चन। सेकंड क्वेश्चन, क्या इक्वल वेक्टर्स किसी पर्टिकुलर कंडीशंस में लाइक वेक्टर्स हो सकते हैं या नहीं, रिप्लाई जरूर करना। इसी तरीके से अनलाइक वेक्टर्स, मान लो एक वेक्टर्स ये है वेक्टर ए, दूसरा वेक्टर ये है वेक्टर बी, तो ये जस्ट ऑपोजिट हो, क्या ये नेसेसरी कंडीशन है? या ये वेक्टर ए है और एक दूसरा वेक्टर बी है, ये दो वेक्टर्स भी हमारे अनलाइक वेक्टर्स कहे जाएंगे। डेफिनेशन के अकॉर्डिंग सोचना। पहले कहा अनलाइक वेक्टर्स क्या है, दैट वेक्टर्स हैव डिफरेंट डायरेक्शन इररिस्पेक्टिव देयर मैग्नीट्यूड्स। मैग्नीट्यूड्स पर तो हमने सब बाउंडेशन हटा दी, बट डायरेक्शन में गेम है। लिखना जरूर कमेंट्स में, जिसको पूछना हो बताना, इसका आंसर भी करूंगा। या चलो फिर बोलोगे कि सर आपने बताया नहीं, सिर्फ क्वेश्चंस किया है। बता दूं यह भी हमारे अनलाइक वेक्टर्स हैं और ये भी हमारे अनलाइक वेक्टर्स हैं। क्यों? बस सेम नहीं होनी चाहिए डायरेक्शन, कोई सी भी डिफरेंट डायरेक्शन हो अनलाइक हो गए। लाइक जैसे कि एक वेक्टर ये है, अदर वेक्टर ये है, ये दोनों भी अनलाइक वेक्टर्स। क्यों? क्योंकि इनके पास सेम डायरेक्शन नहीं है। उसके बाद फिर नेक्स्ट पॉइंट है कोलिनियर एंड
पैरेलल वेक्टर्स। फिर से क्वेश्चन आ गया, सर क्या कोलिनियर और पैरेलल वेक्टर्स एक ही होते हैं या अलग अलग होते हैं? यदि एक होते हैं तब इनके नेम्स अलग अलग क्यों हैं, और यदि अलग अलग होते हैं तो नाम अलग अलग होंगे? ये क्वेश्चन है, एक्सप्लेन अब इसके बारे में थोड़ा कर रहा हूं मैं। इसका आंसर नहीं दूंगा जो मैंने क्वेश्चन पुट किया, फिर बता रहा हूं, आपको कमेंट में देना होगा। टू वेक्टर्स कब वो कोलिनियर होंगे, लाइक ये है। दूसरा वेक्टर्स भी इसी के बिल्कुल एकदम पैरेलल होना चाहिए। यह कोई जरूरी नहीं है कि दोनों का मैग्नीट्यूड्स इक्वल हो, मैग्नीट्यूड्स में भी डिफरेंट, बट कैसे होना चाहिए? डायरेक्शन सेम होनी चाहिए, तब हम इनको क्या बोलेंगे? कोलिनियर। या एक ये है और दूसरे की डायरेक्शन क्या होनी चाहिए? जस्ट ऑपोजिट टू द फर्स्ट। एक दूसरे की डायरेक्शंस जस्ट ऑपोजिट यदि हैं तब भी हम इनको क्या बोलेंगे? कोलिनियर। और इनको पैरेलल वेक्टर्स भी बोला जाता है। कुछ बच्चे बोलेंगे सर लाइक पैरेलल और एंटी पैरेलल पढ़ा है हमने कि जब दोनों एक डायरेक्शन में हैं तब हम इनको बोलते हैं लाइक पैरेलल, और जब ये ऑपोजिट डायरेक्शन में हो, मान लो कोई इधर आ गया, तो इन दोनों को आपस में हम बोलेंगे एंटी पैरेलल। उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, मैं पैरेलल बता रहा हूं, या तो वो सेम डायरेक्शन में होंगे या जस्ट 180 डिग्री पे ऑपोजिट डायरेक्शन में होंगे। यह चीज जरूर 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 याद रखनी है आपको। फिर दूसरी चीज जो इसके अंदर बताने वाली होती है वह है, अभी मैंने भले से बताया नहीं आप लोगों को क्रॉस प्रोडक्ट, कि इनका क्रॉस प्रोडक्ट 0 होता है। क्यों? क्योंकि पैरेलल वेक्टर्स या हमारे कोलिनियर वेक्टर्स, इनके बीच का एंगल या तो 0 होगा या 180 डिग्री होगा, जिसकी वजह से इसका क्रॉस प्रोडक्ट 0 आता है। क्योंकि क्रॉस प्रोडक्ट मैंने अभी पढ़ाया नहीं है, इस वजह से मैं उसके बारे में ज्यादा बात करने से बच रहा हूं। हाँ, टू वेक्टर्स आर कोलिनियर, दो वेक्टर कोलिनियर होंगे इफ दे हैव द सेम डायरेक्शन। क्या है देख लो, सेम डायरेक्शन और एग्जैक्टली ऑपोजिट डायरेक्शन टू ईच अदर इर्रेस्पेक्टिव देयर मैग्नीट्यूड। कोई बाउंडेशन मैग्नीट्यूड पे नहीं है। फिर है टू वेक्टर्स आर पैरेलल, पैरेलल होंगे इफ बोथ आर पॉइंटिंग इन द सेम डायरेक्शन, दोनों के दोनों या तो सेम डायरेक्शन में हो और पॉइंटिंग इन एग्जैक्टली ऑपोजिट डायरेक्शन, या वो जस्ट एक दूसरे के रिवर्स होने चाहिए, अपोजिट डायरेक्शन में होने चाहिए, इररेस्पेक्टिव देयर मैग्नीट्यूड्स। उनके मैग्नीट्यूड पर कोई बात नहीं की जा रही है, दैट मीन देयर इज नो एनी बाउंडेशन ऑन देयर मैग्नीट्यूड्स। उनके मैग्नीट्यूड पर कोई बाउंडेशन नहीं है। आई होप समझ में आ गया होगा ये दोनों डेफिनेशन। उसके बाद फिर आते हैं नेक्स्ट, को इनिशियल वेक्टर्स। तो देखो को इनिशियल वेक्टर्स किन्हें बोलते हैं? को इनिशियल वेक्टर्स ऐसे वेक्टर्स होते हैं जिनके की को मीन्स एक जैसे, इनिशियल मीन्स स्टार्टिंग, जिनकी स्टार्टिंग एक ही जगह से हो रही हो, लाइक जैसे कि ये है कोई वेक्टर ए और ये है कोई वेक्टर बी, तो दोनों का जो स्टार्टिंग पॉइंट से वह क्या है? कॉमन है। तो ऐसे को हम नाम देते हैं को इनिशियल वेक्टर्स। क्लियर? अब देखो फिजिक्स जैसे सब्जेक्ट का या मैथ्स जैसे सब्जेक्ट का तब तक पढ़ने का मजा अधूरा होता है जब तक कि दिमाग से धुआं ना निकाला जाए। ठीक है, तो चलो अब मैं इसका एक क्वेश्चन पुट कर रहा हूं, आंसर आपको कमेंट में करना। हो जाए अच्छी बात, नहीं समझ में आए तो कमेंट में लिख देना सर आप ही बता दो, मैं बता दूंगा। एक ये चलो फिगर बनाता हूं, सॉरी क्या हो रहा है। एक ये ब्लॉक है, ठीक है, इस ब्लॉक पे एक फोर्स इस डायरेक्शन में लगा था, कोई भी F1 है, और दूसरा फोर्स इस डायरेक्शन में लगा हुआ है, कोई भी F2 है। क्योंकि ये वेक्टर क्वांटिटी है इस वजह से मैंने इनके ऊपर एरो पुट कर दिया है। फिर कहता हूं ये क्या था? ब्लॉक था, दो फोर्स लगे हुए हैं, बताना है ये दोनों फोर्स क्या
को इनिशियल वेक्टर्स की तरह काउंट होंगे या नहीं काउंट होंगे। फिर एक बार रिमाइंड करा रहा हूं, ये जो दो फोर्सेस लगे हुए हैं किस पर, एक ब्लॉक पर किसी पर्टिकुलर पॉइंट पर लगे हुए हैं, क्या ये को इनिशियल वेक्टर्स की तरह काउंट होने हैं या नहीं, आपके लिए क्वेश्चन है, आंसर करना। देखो, जब तक फिजिक्स या मैथ में गेम नहीं खेला जाता क्वेश्चन के साथ, तब तक आप लोगों की जो ब्रिलियंसी होती है वो पूरी तरीके से ब्रशअप नहीं होती है। आपके सोचने की कैपेबिलिटी तभी इंक्रीज होगी, तभी आप बेहतर तरीके से सोच पाएंगे जब आप डिफरेंट डिफरेंट टाइप की प्रॉब्लम्स या उनके एप्लीकेशन कॉन्सेप्ट के अटेम्प्ट करेंगे। फिर कहानी आती है कोप्लेनर वेक्टर्स कि ये कोप्लेनर वेक्टर्स क्या होते हैं। तो कोप्लेनर वेक्टर्स का मतलब होता है जब कोई टू या मोर देन टू वेक्टर्स एक ही प्लेन में लाई कर रहे होते हैं, तब हम उनको नाम देते हैं कोप्लेनर वेक्टर्स। ठीक है, अब सीखो, जैसे कि यही है, मान लो डिस्प्ले, ये एक प्लेन है। क्या है? प्लेन। बहुत से बच्चों को यही नहीं पता होगा सर प्लेन क्या होता है, तो मैं उनकी थोड़ी पहले हेल्प कर दूं। किन्हीं भी टू एक्सेस, क्या चीज, टू एक्सेस से मिलकर एक प्लेन बनता है। जैसे कि मान लो ये हमारी एक्सेस है, एक्स और वाई एक्सिस मैंने ड्रॉ करी है, ये मान के चलो आप, दिस इज द वाई एक्सिस एंड दिस इज द एक्स एक्सिस। तो ये जो पूरा बोर्ड के उसमें हमारी ये दोनों एक्सिस लाई करी हुई है, तो ये जो पूरा बोर्ड एक प्लेन है, ये मान के चलो। क्लियर? अब बात इसके अंदर आती है कि सर इस बोर्ड में हमने ये लाइन खींच दी या वेक्टर है मान लो, तो क्या, और एक ये वाला खींच दी, दूसरा वेक्टर बना दिया, ये दोनों वेक्टर कोप्लेनर हुए या नहीं? अब भाई जब दोनों के दोनों एक ही बोर्ड पे ड्रॉ कर दिए गए तो एक ही प्लेन में लाई कर रहे हैं, इसका मतलब दोनों के दोनों कोप्लेनर कहे जाएंगे। अब इसको मान लो यह एक क्या है, पेन है, और इसको आप एक लाइन मानो, वेक्टर मानो, और ये इस बोर्ड में नहीं है, इस बोर्ड के थोड़ा सा कोई एंगल बनाते हुए बाहर की तरफ कहा जाए कि बताओ ये दोनों वेक्टर और इस तीसरे को भी वेक्टर मानो, क्या ये तीनों वेक्टर कोप्लेनर है? आंसर इज नो। किसी भी जगह यदि ये वेक्टर इस प्लेन को कट करता हुआ जा रहा है और इस प्लेन को लीव कर दे रहा है, छोड़ता हुआ निकल जा रहा है, तो ये जो वेक्टर होगा ये इस प्लेन का वेक्टर कभी नहीं कहा जाएगा। क्लियर? क्योंकि ये कोप्लेनर वाला जो कॉन्सेप्ट है बच्चों को बहुत प्रॉब्लम क्रिएट करता है, इस वजह से मैं थोड़ा सा ज्यादा ढंग से इसको समझा रहा हूं। दूसरी चीज, एक चीज हमेशा ध्यान रखना, टू वेक्टर्स ऑलवेज एक प्लेन में काउंट किए जाते हैं। क्यों काउंट किए जाते हैं? एक कॉपी का पेज लेना, आप लोगों के पास नोटबुक होती है, उस पर एक लाइन खींचना और एक दूसरा पेन ले लेना, वो किसी भी अदर डायरेक्शन में रख देना, और फिर देखना कि क्या उस खींची गई लाइन को और उस पेन को हम एक ही पेज के अलोंग ला सकते हैं क्या? आंसर इज यस। कैसे? अरे उस कॉपी को पकड़ना और इस तरीके से रोटेट कराना उस पेज को कॉपी के साथ में कि वह लाइन और वह हमारा जो पेन होगा वह बिल्कुल एक दूसरे के ऊपर ओवरलैप करता है, या एक ही कागज पर लाइन तो है खींची हुई, वो पेन भी वहीं चिपका हुआ नजर आने लगे उसी कागज पर। तो इसलिए कहते हैं कि टू वेक्टर्स और एनी टू लाइंस ऑलवेज बी इन ए प्लेन, हमेशा एक प्लेन में होती हैं। मोर देन टू वेक्टर्स या मोर देन टू लाइंस मे बी इन द सेम प्लेन, मे नॉट बी इन द सेम प्लेन। क्लियर? मगर दो लाइन या दो वेक्टर ऑलवेज लाई इन द सेम प्लेन, दिस इज द यूनिवर्सल ट्रूथ। कोप्लेनर वेक्टर हो गया। अब कहानी आती है पैरेलल वेक्टर्स। इसके बारे में पहले ही बताया जा चुका है। वेक्टर्स हैव द सेम डायरेक्शन और जस्ट इन ऑपोजिट डायरेक्शन आर नोन एज द पैरेलल वेक्टर इररिस्पेक्टिव देयर मैग्नीट्यूड्स। नेक्स्ट पे आते हैं, सबसे दमदार चीज इस चैप्टर की जो तुम्हें जी भर के
खेल खिलाएगी चैप्टर के अंदर। नाम है यूनिट वेक्टर। बहुत से बच्चों की तो यूनिटी ही गड़बड़ा जाती है कि सर ये क्या बवाल होती है, यूनिट वेक्टर होता क्या है? कुछ नहीं होता है, बहुत सिंपल सी चीज होती है। यह एक ऐसा वेक्टर जो कि पहले भी मैंने बताया है कि वेक्टर के अंदर क्या दो चीजों का होना नेसेसरी होता है। एक उसमें डायरेक्शन होनी चाहिए जिसको कि एरो हेड के द्वारा रिप्रेजेंट करते हैं, और दूसरा उसका क्या होना चाहिए, मैग्नीट्यूड, जिसे कि हम वेक्टर की लेंथ बोल देते हैं। वेक्टर की जो लेंथ होती है इसको वेक्टर का मैग्नीट्यूड कहते हैं। अब ये मैग्नीट्यूड तो कितना भी हो सकता है, 1 यूनिट, 2 यूनिट, 3 यूनिट, 4 यूनिट, 5 यूनिट, 10,000, कितना भी लेंथ का हो सकता है। यूनिट का मतलब सेंटीमीटर, मीटर कुछ हो सकता है। तो इन्होंने कहा है कि भाई एक काम करो, एक ऐसा वेक्टर लो जिसमें डायरेक्शन तो हो बट उसका जो मैग्नीट्यूड हो कितना होना चाहिए, ओनली 1 यूनिट होना चाहिए। कितना यूनिट, 1 यूनिट। तो इसका जो ये मैग्नीट्यूड, दैट मीन्स इसकी जो ये लेंथ है यह कितनी होनी चाहिए, 1 यूनिट होनी चाहिए। ऐसे वेक्टर को हम नाम देते हैं यूनिट वेक्टर। इसके बारे में बहुत ढंग से गेम खेलूंगा, बहुत ढंग से आप लोगों के दिमाग की ऐसी तैसी करूंगा मैं पकड़ कर, आहिस्ता आहिस्ता अगले कॉन्सेप्ट में ये इंट्रोड्यूस कराऊंगा इसको। इसके एप्लीकेशन बहुत प्यारे होते हैं। अभी सिर्फ बेसिक डेफिनेशन बताई है। अब कहानी आती है कि यूनिट वेक्टर्स along x एक्सिस, y एक्सिस एंड z एक्सिस, ये यूनिट वेक्टर्स क्या होते हैं, कैसे रिप्रेजेंट किए जाते हैं, इनको डायरेक्शंस ऑफ x एक्सिस, y एक्सिस एंड z एक्सिस की तरह भी हम यूज करने वाले हैं। तो यहां पर ये एक फिगर ड्रॉ किया गया है। दिस इज टेकन एज x एक्सिस, दिस इज टेकन एज y एक्सिस एंड दिस वन इज टेकन एज z एक्सिस। इसको यूनिट वेक्टर, यह जो इस कलर से मैंने दिखाया है, यह क्या होगा, इसका मैग्नीट्यूड कितना होगा, इसका मैग्नीट्यूड होगा इक्वल टू यूनिटी, 1 यूनिट। ठीक है, और किससे डिनोट करते हैं इसको, आई कैप। यह एक यूनिवर्सल एक्सेप्टेड फैक्ट है कि एक्स एक्सिस के अलोंग हम जो डायरेक्शन एज्यूम करते हैं यूनिट वेक्टर की, वह क्या है, आई कैप है। इसी तरीके से जेड वो वाई एक्सिस के अकॉर्ड अलोंग किससे रिप्रेजेंट करते हैं, जे कैप। मैं यहां लिख के दिखा रहा हूं ढंग से, ये जे के ऊपर कैप लगा देते हैं हम, स्मॉल जे के ऊपर छोटा सा कैप। ऐसे ही जेड एक्सिस के अलोंग जो यूनिट वेक्टर लिखा जाता है स्मॉल के ऊपर स्मॉल सा कैप पहना देते हैं, इसे बोलते हैं के कैप। तो ये हमारे क्या है, यूनिट वेक्टर्स हैं अलोंग एक्स एक्सिस, अलोंग वाई एक्सिस एंड अलोंग जेड एक्सिस। ये क्या रिप्रेजेंट करते हैं, सिर्फ डायरेक्शन को रिप्रेजेंट करते हैं। इनकी मैग्नीट्यूड्स कितने होते हैं, आई कैप जे कैप के कैप के 1 होते हैं। कैसे मैग्नीट्यूड्स लिखेंगे, क्या करेंगे, सब कुछ अभी नेक्स्ट उसमें कुछ टाइम में आपको बताने वाला हूं। अब चीज आती है कि किसी भी उसके पोजीशन वेक्टर, या चलो इस पे बाद में आऊंगा, पहले नेक्स्ट चीज बता दूंगा आप लोगों को जरा। हाँ, सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर, कि किसी भी वेक्टर का मैग्नीट्यूड का किस तरीके से रिप्रेजेंटेशन किया जाता है। देखो, मान लो ये कोई भी एक वेक्टर था, क्या है वेक्टर, आर, एक वेक्टर है। अब इस वेक्टर के बारे में हमें बताना है कि इसको किस तरीके से हम रिप्रेजेंट करेंगे, इसके मैग्नीट्यूड्स को। तो यदि उस वेक्टर को दो स्ट्रेट लाइन के अंदर हम क्लोज कर दें, जैसे वेक्टर आर है ये, तो अभी ये वेक्टर क्वांटिटी है, ऊपर एरो लगा हुआ है, बट इसको ये दो वर्टिकल लाइंस में, तब हम कहेंगे दिस इज द मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर आर। क्लियर, या हम इसको ओनली आर लिख दें, ऊपर का एरो हटा दें, तब भी ये कहा जाएगा मैग्नीट्यूड ऑफ द गिवन वेक्टर आर।
आगे समझ में कैसे किसी वेक्टर के मैग्नीट्यूड को रिप्रेजेंट करते हैं? या तो उस वेक्टर को दो वर्टिकल लाइन में क्लोज कर दो, या उस वेक्टर के ऊपर का जो एरो था उसको हटा दो, ओनली लेटर्स लिखा रह जाए। तो दोनों ही कंडीशन में उस वेक्टर के मैग्नीट्यूड को रिप्रेजेंट कर रहा है। यहां तक कोई डाउट आई होप नहीं होना चाहिए, और कोई डाउट नहीं है तो अभी जहां से मैं बच के भागा था वापस उस चीज पे आ रहा हूं। यूनिट वेक्टर का मैग्नीट्यूड कैसे लिखा जाए? तो देखो, जैसे कि ये है आई कैप, मैंने आई कैप का ये मैग्नीट्यूड बना दिया। ओके, आई के ऊपर कैप लगा देने से अब ये वेक्टर क्वांटिटी बन गई थी। ये ध्यान रखना, ये कैप लगाना भी एक ऊपर लिखे जाने वाला छोटा सा एरो हो जाता है। बट अब ये यूनिट वेक्टर हमें एक ऐसा वेक्टर जिसका कि मैग्नीट्यूड भी पता चल गया, कैप लगाने से ये हो जाता है। फर्दर एक बेस्ट एग्जांपल इसका लेके बता रहा हूं। जैसे कि कोई वेक्टर ए है, क्या है? वेक्टर ए। अब हमें यह पता है कि ये एक वेक्टर क्वांटिटी है, मगर हमें यह नहीं पता कि इसका मैग्नीट्यूड कितना है, हमें नहीं जानकारी। मगर अगर कोई यहीं पर ए के ऊपर कैप लगा देता, एरो ना लगा के, तब हमें यह तो पता है कि ये एक वेक्टर है, मगर साथ ही इसका मैग्नीट्यूड भी पता है। अब हमें कितना है? यूनिट मैग्नीट्यूड है। आगे समझ में नहीं आया? तो ठीक उसी तरीके से जो ये आई कैप है, अभी सिर्फ आई कैप ओनली लिखा हुआ है, हमें यह जानकारी है कि यह एक यूनिट वेक्टर है। इसकी डायरेक्शन भी हमें जानकारी है, अलोंग एक्स एक्सिस है, और इसका मैग्नीट्यूड भी हमें पता है, यूनिट है। अब कोई कहता कि यार इसको मैग्नीट्यूड की उसमें लिख के दिखाओ, तो हम दो वर्टिकल लाइंस बना देते, और अब क्या आता है इसका मैग्नीट्यूड? इक्वल टू 1। आ गया समझ में? इसी तरीके से जे कैप का भी मैग्नीट्यूड कितना होगा? 1। और ठीक इसी तरह के कैप का भी मैग्नीट्यूड कितना होना है? 1। एनी प्रॉब्लम? क्लियर? और हम देख रहे हैं कि इन सबके जो मैग्नीट्यूड्स हैं वह 1 के इक्वल ही आ रहे हैं। तब क्या हम इन्हें इस तरह नहीं लिख सकते कि मॉड ऑफ, अभी बताऊंगा ये मॉड क्या वर्ड बोल दिया मैं, ये वर्ड मैंने क्यों बोल दिया था, कि इनके जो मैग्नीट्यूड्स हैं ये तीनों के आपस में इक्वल होंगे, और किसके इक्वल होंगे? इक्वल टू 1 के होंगे। क्लियर? ये चीज बहुत बहुत ज्यादा काम की है। रात को खाना खाना भूल जाना, मगर इसको मत भूल जाना जीवन भर में, अदरवाइज मैथ या फिजिक्स भूल जाना, फिर सिर के ऊपर से निकल जाएगी। यहां तक क्लियर? कोई डाउट किसी को भी? ठीक है। ये जो मैंने हाँ वर्टिकल लाइन जिसको मैं बोल रहा हूं कि मैग्नीट्यूड मैग्नीट्यूड के लिए वर्टिकल लाइन में क्लोज कर दो, इसको एक नया नाम देते हैं, होता है मॉडुलस। क्या नाम होता है? मॉडुलस, जो कि आप लोग मैथ के अंदर बहुत सारे टाइम पे इसको पढ़ते हैं। यहां पर भी सीखेंगे, कई बार अभी ये वर्ड यूज हुआ। तो यहां तक आई होप क्लियर है।